दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति यानी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंतर्गत आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रमुख उपागम। इसमें हम आज आदर्शवादी उपागम और यथार्थवादी उपागम के बारे में जानेंगे। इसमें हम जानेंगे आदर्शवादी और यथार्थवादी उपागम के प्रमुख लक्षण और विशेषताएं क्या हैं और किन आधारों पर इनकी आलोचनाएं की गई हैं। साथ ही साथ हम मार्गेंथाउ के यथार्थवाद के 6 सिद्धांत, उनकी विशेषताएं और उनकी विद्वानों द्वारा की गई आलोचनाओं के बारे में भी पढ़ेंगे। ये वीडियो स्नातक और परास्नातक स्तर के विद्यार्थियों के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रमुख उपागम, इसमें आज हम आदर्शवादी उपागम और यथार्थवादी उपागम के बारे में जानेंगे। दोस्तों, सेकेंड वर्ल्ड वार यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जैसे जैसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन एक स्वायत्त विषय के रूप में होने लगा, वैसे ही इसको समझने के लिए कुछ नए उपागम और सिद्धांतों के बारे में भी चिंतन मनन प्रारंभ हुआ। 1945 के बाद युद्ध की स्थिति के उपरांत प्रत्येक राज्य ने अपने को व्यवस्थित करने के प्रयास किए और महाशक्तियों के पुनर्गठन स्वरूप भी नवीन परिस्थितियों में दो महाशक्तियां अमेरिका और सोवियत संघ उभर कर सामने आए। दोनों के बीच विभिन्न कारणों से सौहार्द होने की बजाय कटुता के संबंध हुए और आप शीत युद्ध के बारे में इसमें जानते भी होंगे। दोनों के बीच विरोधी विचारधारा के वर्चस्व स्थापित करने की प्रतिद्वंद्विता शुरू हुई और इसको कोल्ड वार या शीत युद्ध का नाम दिया गया। और शायद राज्यों की इसी शक्ति संघर्ष के परिणाम स्वरूप यथार्थवाद यानी रियलिज्म के सिद्धांत का जन्म हुआ। 1960 के दशक में व्यवहारवाद आंदोलन के फलस्वरूप वैज्ञानिकता के अध्ययन को बल मिला और इसका परिणाम ये हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में व्यवस्थापरक सिद्धांत यानी सिस्टम थियरी का प्रतिपादन हुआ और इसके साथ कई अन्य सिद्धांतों जैसे निर्णयन सिद्धांत यानी डिसीजन मेकिंग सिद्धांत, गेम थियरी यानी खेल सिद्धांत और संचार सिद्धांत का भी उदय हुआ। इस अध्याय में हम आज आदर्शवादी और यथार्थवादी उपागम के बारे में ही जानेंगे और इस अध्याय में हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के जो उपागम हैं उनके बारे में जानेंगे कि किस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने के लिए ये सिद्धांत और उपागम महत्वपूर्ण हैं। साथ ही साथ इस आधार पर हम राज्यों के मध्य संबंधों को सुनिश्चित करने वाले कारकों के बारे में जानेंगे और राज्यों के मध्य होने वाले संघर्ष और सहयोग की नीतियां क्या होती हैं उनको समझेंगे और साथ ही साथ हम इन उपागम यानी अप्रोचेज के द्वारा वर्तमान विश्व व्यवस्था और भविष्य में बनने वाले विश्व व्यवस्था को समझने का प्रयास करेंगे। आइए सबसे पहले आदर्शवादी उपागम यानी आइडियलिस्टिक अप्रोच के बारे में जानते हैं कि ये क्या है। दोस्तों, फ्रांसीसी क्रांति आप जानते हैं 1789 में हुई थी। अमेरिकी क्रांति 1776 में हुआ था और इन दोनों क्रांतियों को आदर्शवादी दृष्टिकोण का प्रेरणा माना गया है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक राइटर हैं, विचारक हैं कॉन्डरसेट। इनके द्वारा 1795 में एक ग्रंथ प्रकाशित हुआ और इस ग्रंथ को विश्व समाज की रचना का आधार माना गया है और आदर्शवादी उपागम के प्रमुख जो विचारक और समर्थक रहे हैं इसमें कॉन्डरसेट, वुड्रो विल्सन, ब्रेटन फील्ड, बर्ट्रैंड रसेल और इमैनुअल कांट रहे हैं। इनके द्वारा एक आइडियल वर्ल्ड यानी आदर्श विश्व की रचना की गई है जो कि प्रेम, सद्भावना, अहिंसा और नैतिक आधारों पर आधारित होगा और इसमें युद्धों का स्थान नहीं होगा। तो आदर्शवादी उपागम जो है बहुत ही महत्वपूर्ण उपागम है। इसको अगर जो हम शार्ट में समझने का प्रयास करेंगे आदर्शवादी उपागम को, तो जो इसकी मूल विशेषताएं हैं इसको हम शार्ट में समझ सकते हैं कि ये क्या है। तो दोस्तों, जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का आदर्शवादी सिद्धांत है ये ऐसा दृष्टिकोण है जो मानता है कि मानव स्वभाव जो है अच्छा है, सहयोगी है और ये नैतिकता, अंतर्राष्ट्रीय कानून और संस्थाओं के माध्यम से वैश्विक शांति की स्थापना का प्रयास करता है। आदर्शवादी सिद्धांत मानव स्वभाव में
जो है आस्था रखता है। वो कहता है कि मनुष्य अच्छा होता है और युद्ध और संघर्ष से बचता है, और ये सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की बात करता है और शांति बनाए रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को महत्वपूर्ण मानता है। और इसमें विदेश नीति भी जो है ये नैतिकता आधारित होती है। और आप जान लीजिए कि आदर्शवाद संघर्ष के बजाय सहयोग, आदर्शवाद जो है ये संघर्ष के बजाय संघर्ष को नहीं बल्कि सहयोग पर बल देता है, और सहयोग के द्वारा ही शांति, विकास और नैतिकता की स्थापना हो सकती है। तो ये जो है आदर्शवाद का मूल है कि मानव स्वाभाविक रूप से अच्छा होता है, सहयोगी होता है, और ये व्यवस्था जो आदर्शवादी उपागम है ये विश्व शांति का प्रयास करता है युद्धों और संघर्ष के स्थान पर। आदर्शवादी उपागम की प्रमुख मान्यताएं कौन सी हैं? तो इसमें पहला तो ये माना जाता है कि मानव स्वभाव से अच्छा और सहयोगी प्रकृति का प्राणी है। मानव द्वारा दूसरों का मदद करने और कल्याण की भावना ने विकास को संभव बनाया है, और मानव स्वभाव में विकार या जो गड़बड़ी है वो व्यक्तियों के कारण नहीं बल्कि बुरी संस्थाओं के विकास के कारण आता है, और मानव युद्ध की ओर भी इन्हीं संस्थाओं के कारण प्रेरित होता है। युद्ध अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की सबसे खराब स्थिति है। युद्ध को जो ये अंतर्राष्ट्रीय शांति और आदर्शवाद के समर्थक विचारक हैं, ये युद्ध को सबसे खराब चीज़ मानते हैं, और आदर्शवादियों की मान्यता है कि युद्धों को रोकना असंभव नहीं बल्कि संस्थागत सुधारों के माध्यम से ऐसा करना संभव है। और आदर्शवादी उपागम की एक और बहुत ही महत्वपूर्ण मान्यता है कि युद्ध एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या है, इसलिए इसका हल भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खोजना होगा, स्थानीय स्तर पर नहीं। तो इस दृष्टिकोण की कौन कौन सी विशेषताएं हैं आदर्शवादी उपागम की, आइए इनको कुछ बिंदुओं के माध्यम से समझते हैं। देखिए, आदर्शवादी दृष्टिकोण के अंतर्गत नैतिक मूल्यों पर बल दिया गया है, और इसमें ये मान्यता है कि राज्यों के बीच अच्छे संबंधों के लिए शक्ति की नहीं बल्कि सहयोग और नैतिक मूल्यों की आवश्यकता होती है। इसके द्वारा ये माना जाता है कि ऐसा होने से राज्यों के बीच भेदभाव समाप्त होंगे और परस्पर सहयोग का विकास होगा। तो इस दृष्टिकोण के अंतर्गत नैतिक मूल्यों पर बल दिया गया है, शांति सहयोग पर बल दिया गया है। दूसरी विशेषता ये है कि वर्तमान शक्ति और प्रतिस्पर्धा पर आधारित विश्व संस्था को छोड़कर शांति और नैतिकता पर आधारित विश्व सरकार की स्थापना की बात इसमें की गई है, और इसमें संघात्मकता और नैतिक मूल्यों के आधार पर विश्व सरकार यानी वर्ल्ड गवर्नमेंट का गठन करके शक्ति की राजनीति को समाप्त करना चाहिए। ये जो है ये मान्यता आदर्शवादी जो है अप्रोच का है। इसमें यह भी माना गया है कि युद्धों को कानून द्वारा रोका जा सकता है। कई अच्छे कानूनों के द्वारा युद्ध करने की संभावनाओं को कानूनी रूप से अवैध घोषित किया जा सकता है, और इस दृष्टिकोण का ये मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के पालन द्वारा किसी भी प्रकार के युद्ध के संकट से बचा जा सकता है। आदर्शवादी दृष्टिकोण की अगली विशेषता ये है कि इसके द्वारा हथियारों की होड़ को समाप्त करने की बात की गई है, यानी जो शस्त्रों की होड़ होती है, अस्त्र शस्त्रों की होड़ होती है, आदर्शवादी दृष्टिकोण मानता है कि इसको समाप्त किया जाना चाहिए, क्योंकि हथियारों का होना भी युद्ध की प्रवृत्तियों को जन्म देता है, और आगे निर्माण या भावी हथियारों के साथ वर्तमान हथियारों की व्यवस्था को घटाकर अंततः समाप्त करने की बात आदर्शवादी विचारधारा में की जाती है। और इस दृष्टिकोण में किसी भी प्रकार की निरंकुश प्रवृत्ति पर रोक लगाने की बात पर बल दिया गया है, और आदर्शवादियों का मानना है कि जो टकराव है हमेशा निरंकुशतावादियों और प्रजातांत्रिक पद्धति में विश्वास रखने वालों के बीच होता है, इसलिए लोकतंत्र आधारित व्यवस्था पर बल दिया जाना चाहिए, न कि निरंकुशतावाद पर। छठी विशेषता है कि आदर्शवादियों का मानना है कि शांतिपूर्ण विश्व की स्थापना के लिए राजनीतिक के साथ आर्थिक विश्व व्यवस्था को भी बदलना होगा, और इस संदर्भ में राज्यों के आत्मनिर्णय के सिद्धांत के साथ आर्थिक स्वतंत्रता भी प्राप्त होती है। सातवीं विशेषता ये है कि इस दृष्टिकोण में एक आदर्श विश्व की कल्पना की गई है, और इसमें हिंसा, शक्ति, संघर्ष का
कोई स्थान नहीं होगा। ये आदर्शवादी अप्रोच की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। साथ ही साथ इस दृष्टिकोण के अंतर्गत राज्य किसी शक्ति अथवा युद्धों की देन नहीं, बल्कि राज्य का क्रमिक विकास हुआ है और ये विकास धीरे धीरे मानव कल्याण और सहयोग पर आधारित है। तो ये सारी हमने आदर्शवादी अप्रोच की विशेषताओं के बारे में जाना, इसके लक्षण के बारे में जाना। लेकिन आदर्शवादी सिद्धांत की कुछ बिंदुओं पर आलोचनाएं भी की गई हैं और आलोचनाओं के प्रमुख बिंदु कौन कौन से हैं, इनको आइए समझने का प्रयास करते हैं। पहला आलोचना का बिंदु ये है कि ये कल्पना पर आधारित सिद्धांत है, जिसका राष्ट्रों की वास्तविक राजनीति से कोई लेना देना नहीं होता है और ये जो है आदर्शवादी केवल कल्पना में जीते हैं। काल्पनिक विश्व के आधार पर ये मान लेना कि सब कुछ ठीक ढंग से चल रहा है, ये गलत होगा। तो आदर्शवादी जैसा कि नाम है, ये क्या होना चाहिए पर विश्वास करते हैं और ये सिद्धांत एक तरह से इसकी आलोचना में कहा जाता है कि कल्पना पर आधारित होता है और ये मान लेना कि पूरे विश्व में शांति स्थापित की जा सकती है, लोगों के बीच सहयोग होगा, राष्ट्रों के बीच सहयोग होगा। ये राष्ट्रों की वास्तविक स्थिति का आकलन किए बिना ही ऐसा विचार रखने वाला उपागम है। दूसरा आलोचना का बिंदु ये है कि इसमें नैतिकता पर ज़रूरत से अधिक या आवश्यकता से अधिक बल दिया गया है। लेकिन ये सही है कि नैतिकता के समाज में अपना महत्व है नैतिकता का, लेकिन राष्ट्रीय हितों के बीच संघर्ष में शक्ति और कानून दोनों का स्थान होता है। बिना कानूनी व्यवस्था को राष्ट्रों को एक विश्व में बांधना कठिन है और वास्तविकता के धरातल पर शक्ति के महत्व को नकारा भी नहीं जा सकता, क्योंकि जो देश शक्तिशाली होगा वही सर्वाइव कर सकता है। तीसरा बिंदु आलोचना का ये है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कोरी आदर्शवादिता पर नहीं चलाई जा सकती और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के लिए शक्ति, युद्ध और वास्तविक तथ्यों को भी देखना समझना जरूरी है और इन मूल यथार्थ प्रेरणाओं की उपेक्षा के कारण आदर्शवादी दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विश्लेषण में विशेष सहायक नहीं रहा है और राष्ट्रसंघ की असफलता इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। पांचवा आलोचना का बिंदु ये है, देखिए आदर्शवादी अप्रोच के आलोचना का पांचवा बिंदु ये है कि इसके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संघात्मक व्यवस्था अथवा विश्व सरकार बनाने की संभावनाएं बहुत कम हैं और इसका सबसे बड़ा कारण राष्ट्रों द्वारा अपने राष्ट्रीय हितों के लिए अडिग रवैया अपनाना रहा है। आज के युग में कोई भी राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हितों से समझौता नहीं कर सकता है और न ही अपने राष्ट्रीय हितों के एवज में किसी अन्य राष्ट्र के उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए ही तैयार होता है, क्योंकि राष्ट्रों का राष्ट्रीय हित पर्याप्त होता है। राष्ट्रीय हित जो है वो कारक है जिसके आधार पर वो अन्य राष्ट्रों से संबंध बनाते हैं और विश्व व्यवस्था में एक्टिवनेस या क्रिया करते हैं। वो राष्ट्रीय हितों की वृद्धि के लिए ही होता है, किसी दूसरे राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए नहीं। तो इन आधारों पर आदर्शवादी उपागम की आलोचना की गई है। अब आइए देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का यथार्थवादी उपागम या रियलिस्टिक अप्रोच। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के लिए यथार्थवाद का सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है और ये आदर्शवादी उपागम से बिल्कुल विपरीत वास्तविकता के धरातल पर रहकर कार्य करता है। 18वीं और 19वीं शताब्दी में यथार्थवाद का महत्व रहा है। उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये फिर से अधिक महत्वपूर्ण बन गया। यथार्थवादी अप्रोच के प्रमुख समर्थकों में हैंस जे मार्गेनथाउ, E.H. कार, रोनाल्ड नेबूर, जॉर्ज केनन, केनेथ थॉमसन और हेनरी किसिंजर आदि जो विद्वान हैं, ये यथार्थवादी उपागम या रियलिस्टिक अप्रोच के प्रमुख समर्थक हैं। यथार्थवादी उपागम ये मानता है कि विश्व राजनीति अराजक है और सभी राष्ट्र अपनी सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों के लिए शक्ति बढ़ाने में लगे रहते हैं और ये नैतिकता के बजाय शक्ति को प्राथमिकता देता है, जहां राज्य स्वार्थी होते हैं और जीवित रहने के लिए संघर्ष करते हैं और ये शक्ति के रूप में राष्ट्र के हितों को परिभाषित करता है। राष्ट्रों का अस्तित्व का संघर्ष जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और यथार्थवाद मानता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अनिवार्य रूप से सत्ता और शक्ति के बीच संघर्ष है
और ये राज्यों के बीच सहयोग जो है होता भी होगा तो वो अस्थायी रूप से नहीं होता है, ये यथार्थवाद की मान्यता है। इस उपागम की प्रमुख विशेषताओं को समझते हैं। यथार्थवादी उपागम की ये दृष्टिकोण तर्क और अनुभव पर आधारित है। इसमें नैतिकता और गैर तार्किक तथ्यों को स्वीकार नहीं किया जाता है। ये सिद्धांत शक्ति को बहुत अधिक महत्व देता है। इसका मानना है कि राज्य हमेशा शक्ति के लिए संघर्षरत रहते हैं। तीसरी विशेषता ये है यथार्थवादी उपागम की कि ये मानता है शक्ति के माध्यम से राज्य हमेशा अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति में लीन रहते हैं, इसलिए वे हमेशा अपने हितों का ही ध्यान रखते हैं, अन्य राष्ट्रों के हितों का नहीं। चौथी विशेषता ये है कि यथार्थवादी इस शक्ति संघर्ष से निपटने के लिए शक्ति संतुलन यानी बैलेंस ऑफ पावर के तरीके का प्रयोग करते हैं। शक्ति और स्पर्धा को सुचारू रखने के लिए इस प्रकार के तरीके को अपनाना अनिवार्य है। ये उपागम काल्पनिकता की बजाय वास्तविकता में विश्वास करता है। जहाँ पर आदर्शवादी उपागम कल्पनावादी है, वहाँ पर यथार्थवादी उपागम वास्तविकता पर आधारित है। यथार्थवादी उपागम के अंतर्गत राष्ट्रीय हितों के बीच संघर्ष को टालने के लिए सभी राष्ट्रों के बीच शक्ति संतुलन स्थापित करने पर बल दिया जाता है और इसके अंतर्गत ये मान्यता है कि प्रत्येक राष्ट्र के लिए जो हित है, अपना नेशनल इंटरेस्ट होता है, वो सर्वोपरि है। नेशनल इंटरेस्ट ये प्रत्येक राष्ट्र के लिए सर्वोपरि है और राष्ट्र इन्हीं हितों की पूर्ति के लिए हमेशा प्रयत्नशील और इस प्रयत्न में संघर्ष करते रहते हैं। और जो यथार्थवादी उपागम है, इसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन को अत्यधिक वैज्ञानिक और तर्कशील बनाने के प्रयास किए गए हैं। दोस्तों, यथार्थवाद की इन जो सामान्य विशेषताओं को आपने देखा है, तो विद्वानों ने अपने अपने ढंग से इसको जो है परिभाषित करने का प्रयास किया है, लेकिन यथार्थवाद का जो एक स्पष्ट उपागम के रूप में स्थापित करने का श्रेय हैंस जे मार्गेनथाउ का है, जिनकी पुस्तक है पॉलिटिक्स एमंग नेशंस। पॉलिटिक्स एमंग नेशन में इन्होंने यथार्थवादी दृष्टिकोण के 6 सिद्धांतों पर जो है विशेष रूप से बल दिया है। तो देखिए, मार्गेनथाउ द्वारा प्रतिपादित यथार्थवाद के 6 सिद्धांत कौन से हैं। पहला सिद्धांत है राजनीति को प्रभावित करने वाले सभी वस्तुनिष्ठ नियमों का जड़ कहाँ पर निहित है? ह्यूमन नेचर यानी मानव प्रकृति में निहित है। मार्गेनथाउ का कहना है कि मानव प्रकृति जिसमें राजनीति के नियम हैं, प्राचीन काल से आज तक मूल रूप से नहीं बदली है। इस मानव प्रकृति स्वरूप यदि विदेश नीति का सही आकलन करना है तो हमें सबसे पहले अपने आप को उस राजनीतिज्ञ की जगह रखकर सोचना होगा जिसने कोई निर्णय लिया है। इनके सामने उपस्थित उन सभी निर्णयों के विकल्पों को जांचना होगा जिन्होंने संभावित रूप से उन निर्णयों को प्रभावित किया होगा, और इस प्रकार की विवेकपूर्ण और तर्कसंगत संकल्पना से हम वस्तुनिष्ठ स्थिति और सत्य के अधिक नज़दीक होंगे और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के लिए एक वस्तुनिष्ठ सिद्धांत का निर्माण कर सकेंगे। तो पहला सिद्धांत है मार्गेनथाउ के यथार्थवाद का कि राजनीति का जो सभी नियम है उनका जड़ मानव प्रकृति में निहित है। दूसरा है यथार्थवाद राष्ट्रीय हित को महत्वपूर्ण मानता है और राष्ट्रीय हितों को शक्ति के रूप में परिभाषित करता है। मार्गेनथाउ मानते हैं कि राजनीति का मुख्य आधार राष्ट्रीय हित और राष्ट्र की सुरक्षा है, इसलिए राजनीति को शक्ति से अलग करके नहीं समझा जा सकता है। मार्गेनथाउ का कहना है कि राष्ट्रीय हित की प्रधानता के कारण ही किसी देश की विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य अन्य राष्ट्र की तुलना में सफलता प्राप्त करना रहा है और विदेश नीति की सफलता को प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रीय हितों के बढ़ोतरी से जोड़ा जाता है। तो कुल मिलाकर दूसरा जो है राष्ट्रीय हित महत्वपूर्ण है और शक्ति के रूप में संदर्भित किए जाते हैं राष्ट्रीय हित। तीसरा सिद्धांत है कि राष्ट्रीय हित का कोई निश्चित या निर्धारित पैटर्न या अर्थ नहीं होता है और ये समय और परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है, क्योंकि शक्ति और राष्ट्रीय हित दोनों गतिशील होते हैं। राष्ट्रों के संदर्भ में राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय परिवेश और परिस्थितियों के अनुसार इनको बदलते रहते हैं, इसलिए शक्ति के रूप में परिभाषित हित भी बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित होते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के मूल तत्व तो अस्थायी और शाश्वत हैं, लेकिन जैसे ही परिस्थितियां बदलती हैं राष्ट्रीय हित जो है वो बदल जाते हैं।
चौथी मान्यता देखिए, मार्गेंथाउ के यथार्थवादी सिद्धांत की चौथी मान्यता ये है कि व्यक्तिगत नैतिकता और राष्ट्र की नैतिकता में जो है अंतर है, और जो नैतिकता है वो सार्वभौमिक नहीं हो सकती है, और इसे समय और स्थान की ठोस परिस्थितियों से बंधा होना चाहिए और परिस्थितियों के अनुसार उनका चयन करना चाहिए। तो मार्गेंथाउ का मानना है कि बिना विवेक की राजनीतिक नैतिकता का कोई अर्थ नहीं, इसलिए कोई भी राष्ट्र नैतिकता के आधार पर अपनी सुरक्षा को खतरे में नहीं डाल सकता, यानी व्यक्तिगत नैतिकता और राष्ट्र की नैतिकता में अंतर होता है। पांचवी विशेषता ये है कि राष्ट्र के नैतिक मूल्य सार्वभौमिक मूल्यों से भिन्न होते हैं। तो याद रखिएगा, क्योंकि आप जान लीजिए कि अगर राष्ट्र अपने हितों के किनारे रखकर नैतिकता पर बल देने लगेंगे तो उनके लिए भयंकर परिणाम उत्पन्न होगा, उनके जीवित रहने के लिए संकट पैदा हो सकता है, और राजनैतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए नैतिकता को तिलांजलि देना इतिहासकारों की नज़र में प्रशंसनीय कार्य नहीं है। इसलिए नैतिक सिद्धांत की रक्षा और अपने देश के हितों के बलिदान कर देने वाला व्यक्ति राजनैतिक दृष्टि से बुद्धिमान नहीं माना जा सकता है। इसमें संतुलन स्थापित किया जाना चाहिए। छठा सिद्धांत ये है कि मार्गेंथाउ ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को स्वायत्त विषय के रूप में अध्ययन करने पर बल दिया है, आप याद रखिएगा। उसका मानना है कि जिस प्रकार अर्थशास्त्र में हित आर्थिक कारणों के कारण होते हैं, उसी प्रकार राजनीति में राष्ट्रीय हित शक्ति पर आधारित होते हैं। उनका मानना है कि बौद्धिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर स्वतंत्र क्षेत्र है, जैसे अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र हैं, और राजनैतिक यथार्थवाद मानव प्रकृति के बाहुल्य स्वरूप को मानता है। एक व्यक्ति एक समय में आर्थिक मानव, राजनैतिक मानव, नैतिक मानव, धार्मिक मानव कई प्रकार के उत्तरदायित्व निभाता है। लेकिन अगर राजनैतिक यथार्थवाद की बात करें तो राजनीति की स्वतंत्रता पर अत्यधिक बल दिया जाता है। इस प्रकार से राजनीति के विभिन्न स्वरूप होते हैं और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति उनमें से एक है। तो मार्गेंथाउ ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को स्वायत्त विषय के रूप में जो है वो कल्पना किया है। लेकिन यथार्थवाद का जो मार्गेंथाउ द्वारा प्रतिपादन यथार्थवाद के सिद्धांतों का किया गया है, उसकी कुछ आधारों पर आलोचना की गई है। पहली आलोचना इस आधार पर की गई है कि इसमें शक्ति को जरूरत से ज़्यादा महत्व दिया गया है, जो कि उचित नहीं है। यही समस्या आदर्शवादी उपागम की भी थी। उसमें कल्पना और आदर्श तथा नैतिकता पर विशेष बल दिया गया था, लेकिन यथार्थवादी उपागम में शक्ति पर जरूरत से ज़्यादा बल दिया गया है। और इसमें ये माना गया है कि राष्ट्रीय हितों को सुचारू रखने या प्राप्त करने के लिए जो है कई कारक उत्तरदायी होते हैं। केवल शक्ति को ही कारण मानना सही नहीं है, और यदि मान लिया जाए कि राज्य हमेशा शक्ति के संघर्ष में व्यस्त रहते हैं तो विश्व व्यवस्था चल नहीं पाएगी, वो ध्वस्त हो जाएगी। वास्तविक रूप से राज्य के मध्य संघर्ष के साथ सहयोग भी विकसित होता है, और कई प्रकार के क्षेत्रीय संगठन और वैश्विक संगठन इसके उदाहरण हैं। दूसरी आलोचना इस आधार पर की जाती है कि यथार्थवादी उपागम में मनुष्य को हमेशा संघर्षरत माना गया है, लेकिन मानव का या मानव प्रकृति का ये बहुआयामी नहीं बल्कि एकांगी पक्ष है। उसका दूसरा पहलू सहयोग भी है। इसके अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हमेशा निर्णय मानव प्रकृति द्वारा निर्धारित नहीं होते हैं। निर्णायकों की भूमिका महत्वपूर्ण है, लेकिन सभी संदर्भ में उस समय की परिस्थितियाँ और समय भी, क्या परिस्थिति और क्या समय रहा, वो भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तीसरी आलोचना का बिंदु ये है कि राष्ट्रीय हित के संदर्भ में मार्गेंथाउ का आकलन दोषपूर्ण है। राष्ट्रीय हित के बारे में वो कहता है कि राष्ट्रीय हित हमेशा शक्ति के संदर्भ में ही परिभाषित होते हैं, लेकिन इस बारे में ये पूरी तरह से ये कथन उचित नहीं है। वर्तमान में ये विरोध और अंतर्विरोधों से परिपूर्ण है। भौगोलिक स्थिति, प्राकृतिक साधन, औद्योगिक क्षमता, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में परिवर्तन के कारण जो पुरानी मान्यताएं थीं उसमें काफ़ी बदलाव आया है, और इन परिवर्तित परिस्थितियों और मान्यताओं के संदर्भ में ये विचार दोषपूर्ण है कि राष्ट्रीय हितों पर राज्यों में सर्वसम्मति मिलती है। तो इसको अन्य ढंग से या अन्य पक्ष इसके बारे में भी सोचना जरूरी है। चौथे आलोचना का बिंदु ये है
कि यथार्थवाद के उपागम के विरोध भाव भी स्पष्ट रूप में प्रतीत होते हैं। मार्गेंथाउ अपने दृष्टिकोण के प्रारंभ में मनुष्य को स्वार्थी और राज्यों को शक्ति के माध्यम से राष्ट्रीय हितों की पूर्ति में लगे हुए पाते हैं, लेकिन पुस्तक के अंत में पहुंचते पहुंचते वो मानने लगा है कि राजनय यानी कूटनीति सबसे उचित रास्ता है। लेकिन अच्छे कूटनीति के लिए अच्छे राजनीतिज्ञ की आवश्यकता होती है और उसके अनुसार राजनीतिज्ञ हमेशा स्वार्थी हितों की पूर्ति में लगा रहेगा। तो इस तरह से मार्गेंथाउ के विचारों में स्वयं ही विरोधाभास स्पष्ट रूप से परिलक्षित होने लगता है। इसके अलावा आप देखिए अगला जो आलोचना का बिंदु है उसमें ये कहा गया है कि शक्ति राजनीतिक कारकों के अतिरिक्त अन्य सभी कारकों की अवहेलना इस जो है मार्गेंथाउ के सिद्धांत में की गई है। उनके अनुसार यदि कोई संबंध जो शक्ति से नहीं जुड़ा है वो राजनैतिक संबंध नहीं है, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति केवल शक्ति पर नहीं बल्कि आर्थिक, सांस्कृतिक, नैतिक, सामाजिक, धार्मिक इन सभी आयामों से भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, चाहे प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हों चाहे परोक्ष रूप से। इसके अलावा मार्गेंथाउ इस बात में भी सफल नहीं रहे कि राजनीतिक गतिविधियों को गैर राजनीतिक गतिविधियों से अलग कैसे किया जाएगा। तो इन कमियों के बावजूद भी यथार्थवादी उपागम निरर्थक नहीं माना जा सकता है। ये वास्तविक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने में बहुत सहायक हुआ है और इसके अतिरिक्त ये अन्य उपागमों से उचित, तार्किक और वैज्ञानिक है और ये आदर्शवाद और वर्तमान वैज्ञानिक सिद्धांतों की स्थापना के बीच एक सेतु के रूप में ये सिद्धांत है। और भले ही इसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सामान्य सिद्धांत के रूप में न स्वीकार किया जाए, लेकिन एक पक्षीय सिद्धांत के रूप में इसे स्वीकार न करना मार्गेंथाउ के प्रति अन्याय होगा। तो मार्गेंथाउ ने शक्ति या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को शक्ति के रूप में परिभाषित किया है और माना है कि जो यथार्थवाद है, यथार्थवाद आप जानते हैं महत्वपूर्ण है कि यथार्थवाद जो है ये विश्व राजनीति में ये मानता है कि सभी राष्ट्र अपनी सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों के लिए लगातार संघर्षरत रहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में राज्य मुख्य कर्ता होते हैं और कोई व्यवस्था नहीं होती है और ये अराजक व्यवस्था होती है। हितों को शक्ति के रूप में समझा जाता है और सभी राज्य इस संघर्ष में अपने अस्तित्व यानी सर्वाइवल के लिए, अस्तित्व और सुरक्षा के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। तो कुल मिलाकर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को ये संघर्षपूर्ण जो है संघर्षपूर्ण या संघर्ष के रूप में चित्रित करता है, जो कि इसके एकांगी दृष्टिकोण का परिचायक है। फिर भी मार्गेंथाउ का जो यथार्थवाद है ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को वास्तविक या वास्तविकता में समझने के लिए बहुत ही बेहतर दृष्टिकोण प्रदान करता है। अगर हम आदर्शवादी और यथार्थवादी दृष्टिकोण के बीच जो अंतर है उसको देखें तो आदर्शवादी दृष्टिकोण जहां मानव स्वभाव को सहयोगी और सहयोग भावना तथा नैतिकता पर मूल्यों पर आधारित मानता है और एक सहयोग आधारित विश्व समाज की कल्पना मानता है, विश्व समाज की कल्पना करता है, वहीं यथार्थवाद राष्ट्रों के मध्य शक्ति संघर्ष को आवश्यक और अपरिहार्य मानते हुए मानव स्वभाव को विरोध और संघर्ष के रूप में चित्रित करता है, जो इन दोनों के बीच प्रमुख जो है मुख्य अंतर है। दोनों इस आधार पर एक दूसरे के विपरीत और विरोधी सिद्धांत बन जाते हैं, लेकिन ये दोनों ही सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कारक के रूप में हमारे सामने आते हैं। तो अब हम आगे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के उपागमों के अध्ययन में व्यवस्था सिद्धांत, संरचना, नव यथार्थवाद, निर्णयन सिद्धांत आदि के बारे में भी पढ़ेंगे। तो हमारे चैनल से जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।